जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 7 जियोग्राफी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में जो आज हमारा अगला चैप्टर है वह है जल। तो आज हम जल के बारे में, जल के विभिन्न रूपों के बारे में, इसके परिसंचरण के बारे में, महासागरीय स्थलीय जल के बारे में, ठीक है। और बर्फ, जलवनीय, अलवनीय, पानी, जितने इसके रूप है उसमें जल पाया जाता है, ठीक है, उनके बारे में, और वर्षा चक्र के बारे में जहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको PDF रीड करके उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, और अंत में आपको उसी नोट्स, उसी PDF के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको करवा दिए जाते हैं। कुल मानकर आपको पूरी चैप्टर की विषय वस्तु समझाने की कोशिश की जाती है सरल आसान भाषा में। तो आज हमारा अगला चैप्टर है वो है जल। तो शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल जो है गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? आपको पता होगा कि वो जलवाष्प बन के वायु में आर्द्रता का रूप धारण कर लेता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठीक है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, जहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिरता है। तो देख लीजिए, जय जल है, जय इसका वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होकर जो ऊपर उठ रहा है, और जहाँ संघनन हो रहा है यानी इनकी जो जलवाष्प की जो कण है वो समीप आ रहे हैं, और जब बूंदें बन रही वर्षा की, और बहुत सारी बूंदों का समूह है, जब बन जाता है तो वो बादल बन जाता है। और जब बादल अपनी नहीं सह पाते हैं, जहाँ नहीं तैर पाते हैं अपने भार को लेकर, तो वो वर्षण के रूप में धरती पर वापस आ जाते हैं। इस तरह हमें अलवणीय जल प्राप्त होता है, यानी पीने योग्य जल। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्कर कहते हैं। अब यहाँ आपको जल चक्र की परिभाषा दी गई है, ठीक है। एक बार दोबारा करता है रीड, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थल शाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ना अमेजन नदी, उसमें बहता, ठीक है। तो थल शाला क्या होती है समझ लीजिए। यह छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाता होता है, ठीक है। आगे है, अम्ल जल के मुख्य स्रोत नदी है, यानी जो पीने योग्य जल है उसके मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो अम्ल जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, हिमनद है। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, ठीक है। यानी लवणीय जल जो होता है जो नदियों, झीलों, नद में पाया जाता है, जो लवणीय जल होता है जो महासागरों में पाया जाता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड जो लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। ये आपको दिखाए गए हैं, आप झीलें समझ लीजिए। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कैरिबियन सागर कहाँ है? ये दोनों के बीच में आपको याद होना चाहिए। अब जो झीलें दी गई हैं ऊपर देखिए, उत्तरी अमेरिका में झीलें दी गई हैं। विनिपेग झील है, सुपीरियर झील है, ह्यूरन झील है, मिसिसिपी झील जो क्या है नदी है, ये आपको याद रखना है। साल्ट लेक सिटी है, ग्रेट बियर झील है, और ग्रेट स्लेव झील है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नाइजर नदी बहती है इधर, विक्टोरिया झील है इधर, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, नील नदी तो आपको पता ही है, दबूनी नदी, काला सागर आपको पता है, कैप्सियन सागर भी आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी तो आपको पता है, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी, ये भी आपको पता है।
होंग नदी चाइना की है, ठीक है। और ये जो डार्लिंग नदी है ये किसकी है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। अब जल का वितरण, ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, ये फैक्ट है, पृथ्वी की सतह का कितना चौथाई, 3/4 जो भाग है जो जल से ढका हुआ है। और यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, ठीक है। जीमैट में क्वेश्चन आता है ना भी, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, इतना जल है, फिर भी देशों में पानी की कमी का सामना क्यों किया जाता है, ठीक है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का % दिया गया। जो आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी क्रम वाइज आ जाता है, गहराई से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी के हिसाब से। तो देख लीजिए भी, महासागर में कितना जल है, 97.3% जल है, ठीक है। बर्फ क्षेत्र कितने हैं, बर्फ के पहाड़ मान लीजिए उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और तीसरा हमारे हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ जमी हुई कितनी है, तो 0.2.0, ठीक है, % है। भूमिगत जल कितना है भी, जमीन के अंदर जल कितना है, 0.68%, ठीक है। जिलों का एलवन जल कितना है भाई, देख लीजिए सामने, नमकीन झीलें, ठीक है, स्थलीय समुद्री एवं नमकीन झीलें देख लीजिए 0.009 है। वायुमंडल में जल कितना है भाई, 0.00, ठीक है, 19 है। और नदियों में जल कितना है, 0.0001। कुल मिलाकर कितना हो गया, 100%। तो ये जो % है, ये अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फैक्ट 9 इम्पोर्टेंट है, जिनका जियोग्राफी ऑप्शनल है वे इनको रट ही लें, इम्पोर्टेंट है। आगे है, क्या आप जानते हैं, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। देख लीजिए भी, जो लवणता होती है वह 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लवन यानी तैर कर सकते हैं, यानी तैर भी सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे संगण बना देती है। क्योंकि क्या, जहाँ पर नमक की बहुत ज़्यादा अधिकता है और जहाँ पर बहुत सारा प्लव भी करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है, तो आप इसे ऐसे ही याद कर लेना। आगे चलते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। महासागरीय परिसंचरण, अब आपको महासागरीय परिसंचरण के बारे में बताया जाएगा। ये फैक्ट देख लीजिए, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या भी 22 मार्च जो होता है, ये फैक्ट ध्यान रखना, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विधियों को प्रबलित किया जाता है। आगे महासागरीय परिसंचरण, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छे समझना है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पंछी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल में झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता, ठीक है। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे महासागर की गतियाँ हैं, महासागरों का जल हमेशा क्या रहता है, महासागरों का जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है। और उस गतियों को, महासागरीय जल की जो गतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली तरंगों के रूप में है, फिर ज्वार भाटा के रूप में, और फिर धाराएं के रूप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, तरंगे। तो अब आपको महासागरीय परिसंचरण में पहली गति जो है वो है तरंगे।
समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे तरंग कहते हैं। तो तरंग की परिभाषा दी गई है, जब महासागरीय सतह पर जल जो लगातार उठता और गिरता रहता है उसे कहते हैं तरंग। ठीक है। फैक्ट दे रही है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। अब तरंगें उत्पन्न क्यों होती है तो इसका कारण भी आपको बता दिया गया यहाँ पर। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। आगे हैं, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। देख लीजिए भी, अब देख जो हमारे जल की सतह है, जल का जो तल है, जल का जो निचला हिस्सा है उसमें भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, जल के नीचे कोई भूस्खलन हो तो इससे क्या होता है कि महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। तो अचानक महासागरीय जल यदि कोई प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकेगी तो अचानक बहुत बड़ा जल का भाग उसी के साथ नीचे चला जाएगा, वो जो रिक्त स्थान हुआ उसे भरने के लिए। ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा अभी उसका असर तल पर तो दिखाई इतना नहीं देगा, निचली गतियाँ हैं जल की वहाँ पर इतना असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जल की सतह के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है। तो इसके परिणामस्वरूप क्या होगा भी, इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। यही है सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया, 150 मीटर ऊंचा मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। ठीक है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। तो यह बहुत बड़ा था। इसका आप यूट्यूब पर सर्च मारना, एक बार देखना कि इसमें लगभग 2,50,000 लोग पूरे वर्ल्ड में मारे गए थे। अचानक ही आया था हमारे भारत में, सुबह आया था 6 बजे। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में कोई खबर नहीं थी विगत से, और तब कोई सूचना हमारे प्रशांत महासागर में सूचना, क्योंकि वो रिंग फायर में है, प्रशांत महासागर के जो आसपास के जो देश हैं वो रिंग फायर में है। वहाँ पर क्या है कि सभी देश संचेत है कि जहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह होते ही रहते हैं। तो जहाँ पर जो समुद्री लहरें हैं जहाँ पर सुनामी भी बहुत आती है, तो उन्होंने अपने प्रशांत महासागर में ऐसा सिस्टम कर रखा है कि उन्हें सुनामी आने से कुछ घंटे पहले ही सूचना लगती है और वह पहले ही सचेत हो जाते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन जो हिंद महासागर है जहाँ पर 2004 तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम सचेत हो सके या फिर हमें कोई ऐसी सूचना मिल सके कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली, जो बहुत बड़ी लहरें यहाँ से दूसरे देशों के तटों पर क्या हो रही हैं। जो सुमात्रा द्वीप था, सुमात्रा, वहाँ से वह भूकंप आया था। हमारी दो सतह, समुद्र की जो सतह है, तल है जो समुद्र का, वहाँ पर क्या था भी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस गई थी और इससे क्या हुआ, एक बार जो जल था वह तटों से दूर हट गया। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे गई तो वहाँ पर बहुत बड़ा भाग खाली हो गया, यानी रिक्त हो गया। उसको भरने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो जल है, बहुत बड़ी मात्रा में जो जल है वह वहाँ पर गया। तो तटों से जल एक बार हट गया और फिर जब वहाँ भर गया तो उसे टकरा कर जब वो वापस आया तो उसे तीगुनी रफ्तार का था, वो बहुत बड़ी तरंग थी वो। तो इससे आभास नहीं था हिंद महासागर के किसी भी देश के जो समुद्री जो इलाके थे, किसी के भी आभास नहीं था भी ऐसा भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी सुनामी आई थी, लोगों को कोई खबर नहीं थी, गवर्नमेंट को कोई खबर नहीं थी, इतनी संचेत कोई भी नहीं था। और बहुत बड़ी हमारे भारत में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे इंडिया में। ठीक है। इतनी बड़ी सुनामी थी। सुनामी में क्या हुआ था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट था ना वो भी डूब गया था। अब आपको सुनामी के बारे में बताया जा रहा है कि आप जानते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। सुनामी आप याद रखना है कि इसका शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ क्या है, पोताश्रय तरंगे। ठीक है। अब आपको यहाँ पर सुनामी के बारे में बताया गया। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को, डेट याद रखना, पीछे आपने ध्यान रखा था कि 17-18 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था,
अपने पीछे पड़ा, ठीक है, चक्रवात आया था, ध्यान रखना। जहाँ पर आपको सुनामी के बारे में पढ़ना है वहाँ पर हमने महान चक्रवात, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था, जो कि 29 अक्टूबर 1999 में हुआ था। और जहाँ पर आपने पढ़ना है सुनामी के बारे में, ठीक है। सुनामी क्या होती है? बड़ी बड़ी तरंगें होती हैं समुद्र की जो उठती हैं और एक साथ जो समुद्री जो इलाका है वहाँ का बहुत बड़े भाग को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप की परिणाम थी जिसका आदि केंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर भूकंप था भाई, ठीक है। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। अब आप देख लीजिए भी, जो 5.0 वाला ही होता है ना, यदि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 ही हो तो वो भी बहुत शक्तिशाली होता है, वो सभी वस्तुओं को गिरा देता है। और हमारे बुर्ज शहर में आपको पता है 2001 में जो 26 जनवरी 2001 को हमारे जो बुर्ज शहर था गुजरात का, वहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है। और वहाँ पर जो भूकंप था वो 6 कुछ का था, ठीक है। और फिर भी क्या होता, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था, ठीक है। और ये भूकंप तो बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसकी आपको रिएक्टर स्केल पर 9 जो इसकी तीव्रता है वो 9.0 मापी गई थी, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। भारतीय प्लेट क्या था? बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। तो दो प्लेटों के बीच में हलचल हुई थी जल के नीचे, ठीक है, जल की सतह, जल के तल पर, ठीक है। भारतीय प्लेट क्या हुई थी? बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात यानी अचानक गति उत्पन्न होगी, अचानक गति उत्पन्न होगी, इस कारण जो है भूकंप आया, ठीक है। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया, यानी इतने जल को भरने के लिए तटों से, समुद्री तटों से जल हट गया था एक बार, और लोग जो है नज़ारा देखने के लिए तटों पर इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया, ठीक है। महासागरीय तल क्या था? नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित जो अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा, यानी जो उस तटों से जो जल था वो उसकी ओर बहने लगा, उस अंतराल को भरने के लिए, जो रिक्त स्थान को भरने के लिए, ठीक है, बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, ठीक है। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र, अब वहाँ पर जल चला गया, ठीक है। प्लेट के नीचे चले जाने, जो देखो भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा, ठीक है। अब क्या हुआ, यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई। इतनी ज़्यादा रफ्तार थी इसकी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बड़ी, तरंगों की लंबाई कम होगी, तरंगों की लंबाई तो कम होगी, ठीक है। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक क्या होगी, प्रति घंटे तक कम हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, जब भारत का आंकड़ा बताया जा रहा है, और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे पहले इसके संकेत मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है, ठीक है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि जब भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे अभी दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी थी, ठीक है, विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण
जीवन या संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। तो इतनी समझ-बूझ नहीं थी, क्योंकि इतने ज़्यादा अब आपदा आएगी तो आपदा से बचने का पता होगा ना। अब आपदा बहुत कम आती थी तो लोगों को पता नहीं था। अभी इतनी बड़ी आपदा अचानक आ गई तो फिर लोग सचेत हुए बाद में, ठीक है। सुनामी आने पर प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है, जल हटने लगता है, ठीक है, किनारों से, और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जल हट गया, बहुत बड़ी तरंग आएगी, ठीक है। वो उस अचंभे को देखने के लिए वहाँ इकट्ठा होने लगे, और इनके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में से खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो ये आपको पहले महासागरीय परिसंचरण की पहली आपको गति के बारे में, तरंग के बारे में बताया गया। तरंग का एक उदाहरण भी बहुत अच्छे तरीके से आपको दे दिया गया है। 2004 में जो सुनामी आई थी। दूसरी जो गति है महासागरीय परिसंचरण की वो है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम रूप से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, ठीक है। जो ज्वार की परिभाषा है, जब जल उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं। जब जल नीचे आ जाता है तो इसे भाटा कहते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा की परिभाषा आपको पता लगी। अब जो ज्वार भाटा आता क्यों है ये भी समझ लीजिए। पहला है लघु ज्वार भाटा क्यों आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिक्षरित मतलब आकर्षित, वो अपनी तरफ खींचता है उसे, ठीक है, होता है, और जिसके कारण उच्च ज्वार होता है, ठीक है। उच्च ज्वार होता है पूर्णिमा या अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, देख लीजिए, पूर्णिमा में जो अमावस्या के दिन होते हैं, दिनों में क्या होता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, ठीक है। जैसा आपको दिखाया गया वहद ज्वार भाटा उड़ते हैं, और इस ज्वार को वहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, ठीक है। जो नीचे पर दिखाया गया डायग्राम, ठीक है, देख लेना। महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणामस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, ठीक है। निम्न ज्वार भाटा आता है, और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो आपको जो सूर्य की स्थितियाँ बता दी गई हैं। पहले तो क्या होता है, अभी चंद्रमा, और जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, उधर से सूर्य लगा रहा होता है, तब क्या होगा, तब लघु ज्वार भाटा होगा, ठीक है। वह ज्वार भाटा तब होगा जब सबसे पहले सूर्य आएगा, उसके बाद चंद्रमा, और फिर उसी सीध में पृथ्वी आएगी। तो एक ही तरफ में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्या होगा फिर, वह ज्वार भाटा आएगा, बहुत ऊंचे ज्वार उठेंगे और बहुत तेजी से वह नीचे गिरेगा। फिर आपको बताया गया जब दोनों विपरीत हो तब भी क्या आएंगे, छोटे आएंगे, लघु आएंगे, ठीक है। अब क्या है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ठीक है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि अच्छे हो गया। उच्च ज्वार नौ संचालन में अत्यधिक सहायक होता है, ठीक है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, ठीक है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके अब जो उच्च ज्वार भाटा के आपको फायदे बताए जा रहे हैं, महत्व है इसका। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह आपको महासागरीय परिसंचरण की दूसरी गति के बारे में बता दिए गए। पहली तरंग थी, दूसरी ज्वार भाटा थी, तीसरी हमारी धाराएं हैं। अब हम धाराओं के बारे में सोचते हैं। वैसे धाराएं बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपको लघु रूप में समझाया गया है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। परिभाषा बताई गई है। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से के निकट उत्पन्न होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य का सीधा प्रकाश है, जहाँ तक फिर भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, ठीक है। सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है, और कुछ मंथ के लिए कर्क रेखा पर पड़ता है, सीधा उसकी किरणें पड़ती हैं, और कुछ समय के लिए मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। सर्वाधिक जो तापमान होता है वह भूमध्य रेखा पर ही होता है।
गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ध्रुवों की ओर ठंडी होती है तो गर्म से हमेशा ठंडी की ओर ही जो धाराएं बहती हैं, ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, तो ठंड से गर्मी की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, क्योंकि जो ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर आती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, ठीक है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर तापमान हो जाता है, तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब किसी महाद्वीप के दक्षिण से पश्चिम से विद्वान लीजिए भी गर्म जलधारा क्या है गुजर रही है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है, उस दक्षिण उसका जो पश्चिम इलाका उस महाद्वीप का, वहाँ पर मतलब कि गर्म मौसम कर देगी, वहाँ पर गर्मी का हो जाएगा, क्योंकि गर्म चीज़ से तो गर्मी उष्मा उत्पन्न होगी ना। तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य जल मछली उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिल जाएं वहाँ पर क्या होता है, वह मत्स्य पालन के लिए वह क्षेत्र बहुत उपयोगी होता है। आपको महासागरीय धाराओं के पहले परिभाषा दी गई है, फिर आपको बताया गया है जो दो प्रकार की होती हैं, गर्म होती हैं और ठंडी होती है। जो गर्म धाराएं हैं वह भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर बहती हैं, उत्तर दक्षिण दोनों ध्रुवों की ओर बहती हैं। और जो हमारी ठंडी जल धाराएं होती है वो क्या होती हैं, दक्षिण और उत्तरी ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर बहती हैं, ठीक है। और जहाँ से जो जलधारा जिस महाद्वीप के किसी भी दिशा से गुजरती है, यदि वो गर्म हो तो उस क्षेत्र को गर्मी का आभास होने लगता है, और यदि वो ठंडी हो तो उस क्षेत्र में ठंडी का आभास होने लगता है। कभी कभी इसे मरुस्थल में भी बहुत बड़ा इसका महत्व होता है, ठीक है। तो जहाँ जो दोनों जलधाराएं मिल जाती हैं वहाँ पर वह क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। और ऐसे कुछ इलाके आपको बता दिए गए। ये देख लीजिए अब चित्र, ठीक है। जो लेब्राडोर जो धारा है जो क्या आ रही है, जो ऊपर से आ रही है नीचे, तो यह कौन सी होगी, ठंडी होगी, ठीक है। जो आप देख सकते हैं जो अलग अलग जा रही हैं, आपको 11th क्लास में पूरी विस्तार से बताया जाएगा एक एक जलधारा के बारे में, कहाँ से कहाँ तक बहती है, कौन सी ठंडी है या गर्म है, और कैसे किस क्षेत्र को प्रभावित करती है उसके बारे में बताया जाएगा। यह विषुवतीय विपरीत धारा दक्षिण विषुवतीय धारा है भाई, ठीक है, जो जहाँ से उठती है पश्चिमी वायु उपवास से जो निकलती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराते हुए जो है हिंद महासागर में विषुवतीय विपरीत धारा बनकर क्या होती है, जो है नीचे से बहने लगती है, ठीक है। तो इनके बहुत बड़ा फैक्टर है आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इस क्लास में आप इतना जान लें, बाकी नोट्स में आपको जो करवाया गया है उसमें आपको समझ लेना, बाकी 11th क्लास में बहुत ही विस्तार से आपको कराया गया है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे हमारे क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहला आपको दिया वो भी वर्षण क्या है, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई आर्द्रता को वर्षण कहते हैं, और जो है वर्षा, हिमपात, हिमवृष्टि आदि के रूप में हो सकती हैं। जलीय चक्र क्या है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है उसे महासागरों वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जलीय चक्र कहते हैं, ठीक है। तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो पवन की गति तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करती है, भूकंप है तरंगों की ऊंचाई को प्रभावित करता है, ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करता है, और जल के नीचे का भूस्खलन प्रभावित करता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो तापमान है और पृथ्वी के घूर्णन है। महासागरीय जल की गति को दो कारण प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना आपको। पहला, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन है, एक तो तापमान प्रभावित करता है, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करता है। ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होता है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वारीय भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं, तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं हैं। जी आप नीचे कर ही सकते हैं, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है जल चक्र कहलाता है। सामान्यतः गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्री में पीटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो कैस्पियन सागर कहाँ है, तो कैस्पियन सागर क्या है, यह विशालतम झील है, ठीक है, यह विशालतम झील है, यह ध्यान रखना है आपको।
और जो हमारे ज्वार भाटे में क्या है भी, जल में आवधिक उतार एवं चढ़ाव क्या होता है, ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है। और सुनामी क्या है, त्रिभूकंपी तरंगे होती हैं। और महासागरीय धाराएं क्या हैं, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा आसान दिया हुआ है, लेकिन जो पीटी होता है मैं सिर्फ थोड़ा घुमा कर आता है। आपको महासागर दे देंगे और फिर आपको जो वहाँ की रिवर्स हैं वह दे देंगे, और फिर पूरे पूछेंगे कि कौन सी रिवर कौन से महासागर में गिरती है या फिर सागर में गिरती है। ठीक है। आगे कारण बताइए, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें अधिकांश लवण में के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक घुला होता है, इसलिए जल लवणीय होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है? नदियों में कूड़ा कटकट फेंक दिया जाता है और वह जाकर समुद्र में अपना जल गिराते हैं, और उससे क्या हो रहा है, समुद्र में कूड़ा कटक की मात्रा क्या हो रही, बढ़ रही है। उद्योगों से रसायन में प्रदूषित जल की निकासी नदियों में होती है और उनका शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, उन्हें वैसे ही बहा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो महासागर जल है वह प्रभावित होता है। खेतों से कीटनाशकों के हानिकारक जीवाणु जल द्वारा बहते हुए नदी में आकर मिलते हैं और नदी उनको क्या करती है, समुद्र में गिराते जाकर। जलीय एवं अर्धजलीय लाशों तथा जानवर तालाब, नदी अथवा समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जो महासागरीय जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कई बार आपको मेंस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपको थोड़ा सा घुमाकर मेंस में क्वेश्चन जल के महत्व इसके, ठीक है, और अंत में ये दे दी जाएगा। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है, छोटी क्लास से ही यदि हर चीज़ को समझते जाओगे तो फिर आगे भी बहुत आसानी होगी। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर ही खत्म होते हैं। अब हम इसके जो हमारे यूपीएससी के स्पिरिट के हिसाब से जो नोट्स हैं वो हम आपको ये जल है इसके नोट्स हैं, आप इसे अपनी कॉपी पर उतार लें ताकि आपको चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाए। जिस प्रकरण में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। जैकिन के रूप में लगाता है, जल चक्र वाष्प के रूप में लगाता है, संघनन के रूप में लगाता है, फिर वर्षण के रूप में लगाता है। तो ये जल चक्र की परिभाषा दी गई है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान, यानी जो जल शताब्दियां पूर्व मौजूद था वहीं जल आज भी मौजूद है। एलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, सोते एवं हिमनद होते हैं। ठीक है। और महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक या खाने में प्रयोग किया जाने वाला नमक होता है। अब जल का वितरण देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर 3/4 यानी 75% जल से ढका हुआ है, पृथ्वी की सतह का। महासागरों में जल 97.3% पाया जाता है। बर्फ सतर्क में 2.0% है। भूमिगत जल में 0.68% है। झीलों का एल्युमिनियम जल 0.009% है। नदियों का जल है वो 0.0001% है। तो कुल मिलाकर 100 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हमारा नोट 1 लीटर जल की मैं कहती भी 1 लवणता। अब लवणता के बारे में बताया जाएगा। लवणता क्या होती है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है महासागरों की लवणता। ठीक है। और इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है महासागरीय परिसंचरण। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है। ठीक है। महासागर की गतियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। अब आपको तरंगों के बारे में बताया गया है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो इसमें तरंग उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवनें होती हैं उतनी ही बड़ी जो तरंगे भी होती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग को सुनामी कहा जाता है। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ठीक है। सुनामी जापानी भाषा के शब्द है जिसका अर्थ पोताश्रय तरंगे होता है। 2004 के सुनामी में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब आपको ज्वार भाटा के बारे में बताया गया। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं बैठना ज्वार भाटा कहलाता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, वहद ज्वार आते हैं। ठीक है।
जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। इसकी वजह से निम्न ज्वार भाटा आता है, यानी लघु ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार में नौ संचालन में सहायक होता है उच्च ज्वार, और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। महासागरीय धाराओं के बारे में बताया गया। महासागरीय परिसंचरण की 3 गतियाँ थी। पहली तरंगें थी, उनके बारे में बताया गया। फिर ज्वार भाटा थी, उसके बारे में बता दिया गया। अब आपको धाराओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की तरफ बहती हैं। ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जो मैंने आपको कारण भी इसके बताए थे पीछे। आगे हमारी लैब्राडोर धाराएं शीत होती हैं, यानी ठंडी होती हैं, तथा गल्फ स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं गर्म होती है। जो आपको उदाहरण दिया गया है कि जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वाला माना जाता है। यह क्षेत्र नौ संचालन में बांधक होता है। ठीक है, ये रहूँगा, आप इसको काट देना। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है। फलस्वरूप नौ संचालन में बांधा उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे है महासागरीय धाराओं। ठीक है, तो चित्र लेकर आप भी बैठ जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रशांत महासागर की धाराएं पहली है, जहाँ पर आपको विस्तार से बताया गया। उत्तरी प्रशांत महासागर वाली धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर वाली धाराएं, इसमें उत्तरी विषुवतीय धारा जह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, जह धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? जह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तथा गर्म धारा है, जह धारा मध्य अमेरिका से शुरू होकर फिलीपाइंस द्वीप समूह तक जाती है। ठीक है। आगे है क्यूरोशियो धारा, यह धारा फिलीपाइंस द्वीप से ताइवान तथा जापान के तटों के साथ उत्तर की ओर बहती है। यह गर्म धारा। आगे है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, यह धारा जापान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से तट से पश्चिम पूर्व की ओर बहने लगती है, गर्म धारा है। आगे है ओयासियो धारा, ठंडी धारा है, यह बेरिंग जल डमरू से शुरू होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। जब एक बार लिख लेना, फिर जब आपको आगे समझाया जाएगा तो आगे आपको बहुत अधिक विस्तार से समझा जाएगा। जहाँ पर इतना दिया नहीं हुआ था धारा का, इसलिए हमने आपको लिखवा तो दिया लेकिन विस्तार से समझाया नहीं, आगे समझा देंगे। ओखोसक, ठीक है, या फिर क्यूरोयल, यह ओखोसक सागर से शुरू होकर शाखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान का होकायडो द्वीप तक जाती है तथा ओआसियो धारा में ही मिल जाती है। आगे है दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं भी। दक्षिण विषुवतीय गर्म जलधारा जयपुर में मध्य अमेरिका के तट से पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के तट तक बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म जलधारा कौन सी होती है? जह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस जो बल है के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ बहने लगती है। ठीक है। आगे हमारा दक्षिण प्रशांत जलधारा तस्मानिया के निकट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पश्चिम से पूर्व बहने लगती है। दक्षिण प्रशांत धारा देख लीजिए भाई, इसे हैब्रोडोल धारा जहाँ पर पेरू जलधारा भी कहते हैं। ये पेरू तट के समानांतर बहने लगते हैं, अंत में दक्षिण विषुवत धारा में विलीन हो जाती है। यह ठंडी जलधारा है। अब अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं देख लीजिए। उत्तरी विषुवतीय धारा, ठीक है, विषुवत रेखा के समीप बहती और उत्तर में सनमार्गी की पवन के प्रभाव में आकर पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिम द्वीप समूह तक बहती है। आगे आपको लैंटिलीज की धारा बताएगी है भाई, यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उत्तरी शाखा तथा उत्तरी ध्रुवीय शाखा कैरिबियन सागर मास्को की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसे कैरिबियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है फ्लोरिडा जलधारा, यह दक्षिण पूर्व तट पर बहने वाली धारा है, यह गर्म धारा है। आगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जब सारे लिख रहे ना इसे बोझ मत समझना, आगे आपको बहुत अच्छे से आएगा समझे। हाइट्रस अंतरीप के आगे
घराडवे तथा फ्लोरिडा धारा को गर्म स्ट्रीम धारा कहते हैं, जो न्यू फाउंडलैंड के द्वीप तक इसी नाम से जानी जाती है। आगे है लैब्राडोर जलधारा, ठंडी जलधारा है यह धारा बैफिन की खाड़ी और ठीक है डेविस जलडमरू डेविस संधि जहां से चलकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। किनारी जलधारा ठंडी जलधारा है यह अटलांटिक सागर से के दक्षिण भाग में पहुंचकर कनारी द्वीप तक पहुंचती है। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में उत्तरदायी है। ठीक है, आगे हमारी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा यह इस महासागर में पूर्व से पश्चिम में बहती है। ब्राजीलियन धारा दक्षिण विषुवतीय धारा से इसकी उत्पत्ति होती है और इसका प्रभाव ब्राज़ील तट के समानांतर होता है। आगे है फोकलैंड की ठंडी धारा यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे वेनेजुएला धारा ठंडी है यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी। आगे हिंद महासागर की धाराएं। गर्म धारा अगुलहास की धारा यह मांजलिक तथा मेडागास्कर दोनों धाराओं के मिलने से उनका नाम अगुलहास धारा पड़ जाता है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव से एक धारा क्या होती है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलने लगती है। यह धारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर ऊपर की तरफ जाती है। तो इस तरह हमारे आज के नोट्स भी कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।